इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुरुत्व के अधीन गति से पूछे गए आरओ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या जॉन एडम्स। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, साथ ही साथ विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या आइंस्टाइन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। वहीं इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षक बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इस नियम को लिखें तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां F बल है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान और r दोनों पिंडों के बीच की दूरी, और g यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन हैं गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में शांता बल बहुत तीव्र होता है, या सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व ग्रेविटी नहीं होती है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। वहीं कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी यानी कि बोन डेंसिटी में कमी का सामना करना पड़ता है। बोन डेंसिटी कम होने से अस्थियां कमजोर होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेप छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन से पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी उस गति से गतिवान होगा या अधिक गति से गतिवान होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेप अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ऑप्शन है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, या ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है और कोई भी वस्तु तभी तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक की बात की जाए तो पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब पीसा की मीनार गिर जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है बल बराबर
जी इंटू m1m2/r²। यहाँ पर कहा गया है पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस को, दूरी को दोगुना किया जाए, यहाँ पर r के स्थान पर अगर 2r किया जाए तो हमें बल का मान बताना है। तो इसको हम F1 लिखते हैं। F2 की बात की जाए तो G m1m2/2r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अगर अब बात करें F1 बाय F2 की, तो इसको डिवाइड करने पे मिलेगा G m1m2/r²। डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 4r²/G m1m2। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 4/1। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो फोर्स है, जो बल है, अब उसका चौथाई भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ऑप्शन है, पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, या लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, या तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्योंकि निर्वात में प्रत्येक वस्तु एक समान एक्सीलरेशन से फ्री फॉल होती है, क्योंकि निर्वात में वायु प्रतिरोध नहीं होता, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद एक ही गति से गिरेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। ऑप्शन है, लकड़ी, मोम, लोहा या सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया, प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन है, पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात की जाए हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, कारण, असर्शन, रीजन से। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण दिया गया, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो यहाँ पर कथन सही है एवं कारण गलत है। कथन की बात की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। नेक्स्ट कहा गया, कारण में चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, ऑप्शन से पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर यानी पोल्स पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान,
या विषुवत रेखा पर अधिकतम या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक? तो ध्रुवों पर अधिकतम ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ऑप्शन से बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या दोगुना हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन का विवरण सही किसमें सही दर्शित है? तो इस प्रश्न के लिए हमें पता होना चाहिए कि विरामावस्था से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और वहीं अगर बात की जाए विरामावस्था की तो यह u आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पैराबोलिक इक्वेशन देखने को मिलेगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर त्वरण दिया गया है a यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ ही साथ समय दिया गया है 3 सेकंड का, और यहाँ पर u की वैल्यू होगी 0। अब जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर u की वैल्यू 0 है। और अगर v की बात की जाए, यहाँ पर वेग पूछा गया है यानी कि वेलोसिटी पूछा गया है, तो a की वैल्यू 9.8 इंटू टी दैट इज 3, तो 9.8 इंटू 3 यहाँ पर आपको मिलेगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 29.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ऑप्शन है ग्रेटर देन 550 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेटर देन 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेटर देन 950 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है जी की वैल्यू जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो भूकंप विनाशकारी भूकंप के कारण गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाय 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम, क्योंकि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, या निर्वात की स्थिति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, या संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा,
वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, या वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है वस्तु ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरेगा क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन से उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, या उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, या उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या इसकी कमी, या कोई अन्य बल। तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपनी कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त है। ऑप्शन है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, या दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, या ऑप्शन नंबर डी, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण है। ऑप्शन में कहा गया है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, या समान वेग में ऊपर जा रही हो, या समान वेग से नीचे आ रही हो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/L/g। तो यहाँ पर बात की जाए तो जितनी लंबाई अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या ऑप्शन नंबर डी, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल ऑप्शन से कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। अगला कथन है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उससे गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं।
या सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। बताना है कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। पहले कथन की बात की जाए तो जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। तो अगर सरल आवत गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, ये जो पॉइंट्स हैं उसमें से देखते हैं कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। तो जब गोला अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, जो कि सही है, यानी कि पहला कथन सही है। अगला कथन, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो ये भी कथन सही है। कथन नंबर 3 की बात की जाए, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो जब गोला चरम स्थिति यानी कि अंतः बिंदुओं पर पहुंचता है तो उसकी गति, उसका त्वरण अधिकतम होता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3, कथन नंबर 3 गलत है। कथन नंबर 4 की बात की जाए, सामान्य दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, जो कि सही कथन, यानी कथन नंबर 1, 2 और 4 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम गति तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शंस हैं ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ और आवर्तकाल घट जाता है, जबकि वहीं गर्मियों की बात की जाए तो इसका आवर्त पथ और आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी गर्मियों में धीमे चलती है और वह सुस्त हो जाती है, वहीं तीव्र चलती है शीतकाल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी या वह फट जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो वेग है वो पलायन वेग से कम है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन है, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है और धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। यही एक रीज़न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण। कथन कहा गया, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीकर्षण के कारण होता है। तो इस प्रश्न में कथन और कारण दोनों ही सही हैं एवं साथ ही साथ कारण यानी कि रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन हैं अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या वही रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके गुरुत्व के अधीन गति से पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।